हेलो फ्रेंड्स। तो वापस हम अपन फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं। दो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की अपने बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 100% फिनिश हो गया एज पर द 11th सिलेबस। अब फिजिकल के दो चैप्टर और लेते हैं अपन। एक लेते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री और दूसरा लेते हैं एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। ये दो तो फिजिकल भी खत्म होता, फिर बस ओनली पीरियोडिक टेबल, तो वो अपन लास्ट में लेंगे। अब ऑलमोस्ट सब अपना खत्म हो गया है। तो हेडिंग डाल दो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अब इस केमिस्ट्री में हमारी जितना भी अपन ने अभी लगभग जून महीने से तो आज तक यानी 5-6 महीने से सारी बड़बड़ एक ही चीज को लेके की है, और वो है ओनली इलेक्ट्रॉन। सारा जो झगड़ा फसाद दंगे फसाद था ओनली इलेक्ट्रॉन्स के लिए। हर कोई आ रहा लूट के जेके जा रहा है, जिसके आंग में ताकत है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो यही बेसिक था। आप इस चैप्टर में टोटली अलग है। अब जैसे हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो बेसिक है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो पूरी दुनिया को मालूम है कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लगभग सभी को बताया, ऐसा नया कुछ भी नहीं इसमें। The central part is nuclear, that is consist of proton and neutron, and extra nuclear part consist of electrons. तो इस पर से यहाँ पे ख्याल में रखना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन सी चीज काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसा अपन ने क्वांटम नंबर में बताया हुआ। तो फॉर इंफॉर्मेशन, तो एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सेंट्रल पार्ट दैट इज न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही नहीं रहते, बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपने को जितना नॉलेज है उसके हिसाब से अपन चलेंगे। फिर न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ द एटम। इस न्यूक्लियॉन्स का जितना यानी इस न्यूक्लियस का जितना मास रहेगा उतना ही एटम का मास रहेगा। जितना एटम का मास है उतना न्यूक्लियस का मास होता है, एंड मास ऑफ द एटम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द न्यूक्लियस, एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज द मास ऑफ द एटम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हैविंग इलेक्ट्रॉन हुज मास इज निग्लिजिबल, बहुत कम है और इसलिए काउंट नहीं होता है। बट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द वॉल्यूम ऑफ द एटम। यानी अगर आपको किसी ने पूछा कि एटम का कौन सा पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितना ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एटम, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम ऑफ द एटम। ये दो पार्ट। हमें मालूम है कि प्रोटॉन्स आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और पूरी दुनिया को मालूम होता है, आपने सबसे पहले देखा था Z, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो हमने कहा था एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम बोला मैंने, आयंस नहीं बोला है। आयंस बोले तो वहां इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई भी रहती है। अपन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम हो रहे, और इसलिए एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन सबसे पहले दिन मैंने लिख के दी थी वो ये थी कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अरे इसका मतलब एटम अगर आपका न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल ही रहता है, अगर एटम है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेम। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर सेम है तो एटम हमारा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो दुनिया के जितने भी एटम्स है दे आर ऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर मास नंबर के लिए बताया था, ए इज द मास नंबर,
तो इसकी डेफिनेशन बताया था, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी टोटल प्रोटॉन का मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन्स का मास, इन सबके मास की जो सम आएगी उसको बोलते हैं मास नंबर। और इसलिए इसकी डेफिनेशन बोला व्हाट इज द मास नंबर, सो मास ऑफ और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और न्यूट्रॉन्स की बात करते थे, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज। तो इस तरीके से बेसिक यहाँ न्यूक्लियस की जो एटम की रेडियस है, दैट इज द रेडियस ऑफ एटम की बात करते हैं तो 10⁻⁻15 मीटर है और 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है, जो भी करना है। और रेडियस ऑफ एटम ये 10⁻10 मीटर है और 10⁻8 सेंटीमीटर है। तो ये फिगर्स ध्यान में रखना है कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी अगर मैं रेडियस निकालता हूं तो ये 10⁻⁻15 मीटर है, दैट इज वेरी 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 स्मॉल, इट इज टू टाइनी पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आईज। और ओवरऑल एटम का जो रेडियस निकालते हैं अपन यहाँ पे, जो भी रहेगा क्योंकि इधर भी रहेगा वो, तो दैट इज अराउंड 10⁻10 मीटर, एंड दैट्स व्हाई एटम कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड बाय आवर नेकेड आईज बिकॉज इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। तो इस तरीके से ख्याल में रखना है कि रेडियस ऑफ द एटम इज, रेडियस ऑफ द एटम ने रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, तो ध्यान में रखना होगा। So write down these figures. और उसमें एक और बात बताया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड, दैट इज a माइनस z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और z का मतलब होता है प्रोटॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन माइनस हो जाएंगे तो फिर बचेगा अपने को न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, ओके। तो ये बेसिक चीज थी इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल ही लेना देना नहीं। हम अब घुसेंगे पूरा न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, और उसके ऊपर कैसे एटम बॉम्ब बनते हैं, कैसे हाइड्रोजन बॉम्ब बनते हैं, कैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम करते हैं। तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। Only and only they are discuss about the nuclei of atom, they don't discuss about the extranuclear part. ओके, तो इस टाइप से है। अब एक बात और आती है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन कौन सी छोटी छोटी पॉइंट बताया। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। Nucleus is responsible for mass of atom, extranuclear part is responsible for volume of atom. Both the positive and negative charges in every atom are equal, that's why atom is electrically neutral. Okay, और ये चीजें बता दी थी। atomic number is the number of protons and electrons, number of protons or number of electrons in an isolated gaseous atom. A the mass number is the sum of protons and neutrons in the nucleus of an atom. And neutron is the number of neutron present in the nucleus of an atom, and it is calculated by a minus z. और radius of nuclei दिया है और radius of atom दी है। तो radius of nuclei is 10⁻⁻15 मीटर to 10⁻13 सेंटीमीटर, यानी 2 नहीं है और में है। और radius of atom is 10⁻10 मीटर और 10⁻6 सेंटीमीटर। अब आता है properties of fundamental properties of fundamental subatomic particles. Properties of fundamental subatomic orbitals particles.
तो ये ध्यान में रखना है। अब फंडामेंटल का मतलब होता है वेरी वेरी बेसिक, जिसके भर पर हमारा पूरा दारोमदार है। तो इसमें दो बातें आती है, एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, और दूसरा है न्यूक्लियॉन्स। ये दो। अब एक कॉमन सेंस है हमारे, एटम एक खुद ही एक पार्टिकल है, इससे टाइनी पार्टिकल करके चिल्लाते। तो एटम के अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो देखना, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, तो वो है हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एटम के पार्टिकल। यानी एटम के अंदर कौन कौन आता है, न्यूक्लियर पार्ट भी आता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी आता है। और इसीलिए यहाँ पे अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज सब फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इतना ही बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट एंड दीज आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये फंडामेंटल है, सारी केमिस्ट्री इसकी इन तीनों पे डिपेंड है। न्यूक्लियस का मतलब जैसे पूछेंगे तो जैसे अपन बोलते हैं कि व्हाट आर द इंडियंस, इंडियंस माने इंडिया में रहने वाले इंडियंस, न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियंस। So what is the nucleus? It is the particle which are present in the nucleus of an atom of element and they are only proton and neutron. यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो जब जब न्यूक्लियस बोला जाएगा, न्यूक्लियो पार्टिकल बोला जाएगा, तो हमें सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसीडर करना है। और सब एटॉमिक पार्टिकल जब बोलेंगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन तीनों कंसीडर करना है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल? So it is defined as the particle present in the atoms of an element. These are proton, neutrons and electrons. And what are the nucleons? These are the particle present in the nucleus of an atom of the element, that are protons and neutrons. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये फटाफट आपके पास नोट कर लेना। इस पे अपन ज्यादा टाइम पास नहीं करते क्योंकि पांचवी क्लास से ही पढ़ते, पर फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं सब, सिर्फ रिविजन्स के लिए ले रहा है। अगर बाय मिस्टेक किसी बच्चे का ध्यान नहीं है, किसको मालूम नहीं है, तो उसके लिए, बाकी 99.9% स्टूडेंट को तो पता है। अब बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यहां पे हमारे पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स डिस्कस करना है वो, फिर यहां पे प्रोटॉन, पहले इलेक्ट्रॉन्स, फिर प्रोटॉन एंड फिर न्यूट्रॉन। बेसिक चीज, पहला है इसका रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हो। फिर है एक्चुअल मास कंपेयर टू हाइड्रोजन, mass compare to hydrogen, then actual mass, then charge and mass and position। तो आप सभी को बताया यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन हैविंग यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड नो मास या निग्लिजिबल मास एंड negligible mass has unit positive charge and unit mass, has no charge and unit mass। तो इतना ख्याल में रखना है कि इलेक्ट्रॉन हैविंग द यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड नो नेग्लिजिबल मास, proton having unit positive charge and unit mass,
and here nitrogen is that neutron having no charge and unit mass. रिप्रेजेंटेशन की बात आएंगे तो आपको मालूम है कि जब भी अपन किसी का सिंबल निकालते हैं एक्स जेड ए, तो आपको मालूम है कि एक तो प्रोटॉन होता है या तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो हमारा एटम प्रोटॉन बोलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेस कौन डिसाइड करता है? तो चार्जेस डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर। तो जितना चार्ज रहेगा उतना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। मास तो अपन लिखे रहे फिर सम करके, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो यहां -1 रहेगा और निग्लिजिबल मास है तो 0 है। सो इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज -1 is 0। प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 एटॉमिक मास है, 1 मास है और इट इज आल्सो कॉल्ड H11। तो प्रोटॉन H11 दिखा तो प्रोटॉन बोलते हैं और P दिखा तो भी उसको H11 ही बोलते हैं। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 0 चार्ज है, एटॉमिक नंबर 0, मास 1। तो ये ख्याल में रखना रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे कैसे लिखना है। फिर मास कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसका मास जो है 1857 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन है। ये नियरली इक्वल्स टू हाइड्रोजन and ये slightly greater than nitrogen, slightly greater than the hydrogen। तो मास कंपेयर टू हाइड्रोजन की बात आएंगी तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1857 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन, इतना कम है। मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल्स टू हाइड्रोजन एटम है, इसलिए अपन इन दोनों बोला है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द हाइड्रोजन एटम, ये ध्यान में रखो। एक्चुअल मास की बात करेंगे तो यहाँ आता है 0.00055 AMU, इतना कम रहता है। इसकी मास की बात करेंगे तो 1.0078 AMU, कुछ जगह 78 है, कुछ जगह 72 है। तो अपन जैसा हो रहेगा सिचुएशन उसके हिसाब से लेंगे, दैट इज 72। मैक्सिमम के हिसाब में 72 दिया है, बाकी कुछ दिखा देंगे 780 है। और इसका आता है 1.0086 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे सिर्फ U लिख के आएगा, दैट इज यूनिफाइड यूनिट, ओनली U लिख के आएगा। सो इट्स अ न्यू मॉडिफिकेशन, instead of AMU it is written as a U, that is unified unit। पोजीशन की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, this is nuclear and this is also nucleus, so write down that। यहाँ समटाइम जो गिवन रहना दिया नहीं तो अपने से लेंगे, कुछ जगह 1.0078 भी दिया है। ठीक है, अब मेन पार्ट यहां से शुरू होते हैं अपने। अब थोड़ा सा यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल देता है। पीरियोडिक टेबल जनरल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसके आगे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या आता है, इनमें सब में लगेगा।
और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी लगेंगे, और इसलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो पीरियोडिक टेबल तो वैसे बहुत पुराना है, लेकिन अपने को मालूम है मेंडेलियस से। पहले मेंडेलियस, फिर मोस्ले, फिर उसके बाद मॉडर्न, और अभी आईयूपीएसी, ऐसे 4 पीरियोडिक टेबल की स्टडी रही तो चलता है। उसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो जब अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, बट एटलीस्ट यहां से ख्याल रखना। तो तुम्हारा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बोलने के बाद एक कॉमन सेंस की बातें हैं, दैट इज पीरियड्स, रो, then groups, column file and groups. पहले हमारा मेंडेलियस के मुताबिक देखेंगे, फिर मोस्ले के हिसाब से देखेंगे, फिर मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे, और अब आईयूपीएसी के हिसाब से देखेंगे। एटलीस्ट इन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, वो अपने को मालूम होना चाहिए कि किसके मुताबिक क्या क्या है। तो अभी अगर इंटरैक्टिव क्लास होता तो अपन यहाँ क्या डिस्कस कर सकते कि मेंडेलियस ने क्या बोला था, एलिमेंट कौन से बेसिस पे अरेंज किए थे, मोस्ले ने क्या बोला था, एलिमेंट कौन से बेसिस पे अरेंज किए, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, और फिर आईयूपीएसी के मुताबिक पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो आज की डेट में अभी तक 118 एलिमेंट्स है अप्रूव्ड बाय आईयूपीएसी। 119वां एलिमेंट एंटर करने को जा रहा है लास्ट स्टेज में। 190 एलिमेंट लगभग कंफर्म हो गया, सिर्फ अब उसको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है, बट 118 एलिमेंट अभी तक पीरियोडिक टेबल ने कंफर्म कर दिए, आईयूपीएसी ने कंफर्म कर दिए। हम जब पढ़ते थे तो 103 एलिमेंट ही कंफर्म थे, आज से 20 साल पहले। अब धीरे धीरे 20 साल में 18 एलिमेंट आ गए, अभी लेटेस्ट 19वां एलिमेंट आने में है, 119वां, पर लेट इट भी। तो हमें मालूम है कि ये दो का अपन ने ख्याल में रखना, कंफ्यूजन नहीं होना, इनकी पेयर्स है। जैसे हमें मालूम है कि हम बेसिक ट्रिक्स के हिसाब से, जिनको मालूम है उनका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पीरियड वर्ड हमारा बहुत रूटीन है, रिलेटेड टू स्कूल, रिलेटेड टू कॉलेज, कि काय के लिए जा रहा है तो लेक्चर करने जा रहा है, काय के लिए जा रहा है तो पीरियड करने जा रहा है। अब क्लास में जब पीरियड करने जाएंगे तो बैठेंगे काय में, रो में या कॉलम में, वैसा दोनों रहता है। अपन बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, रो में, यानी एक के पीछे एक, कॉलम बोले तो आड़े लेते हैं अपन। तो जनरली ये ध्यान में रखना कि व्हेन वी आर गोइंग टू अटेंड द पीरियड वी ऑलवेज सीट इन ए रो। लॉजिक ख्याल में रखना, एकदम घटिया कंसेप्ट है, इसको कोई इतना ये नहीं है। I am just discussing for those student who is not getting it. So whenever you are going to school and college to attend the period, you always sit in a row. आए ख्याल में? अब ये हो गया। अब कॉलम हमारा जो है, तो कॉलम हमारा कंस्ट्रक्शन में ज्यादा आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जिसको पिलर्स बोलते हैं अपन। तो पिलर्स आर वर्टिकल टू द अर्थ। और जब स्कूल कॉलेज की बात आती है और रेसेस टाइम होती है तो हम बच्चे ग्रुप में खड़े रहते हैं। ऐसा कभी नहीं बोला जाता है कि ग्रुप में सोए हुए हैं, और यही बोला जाए कि वो देख उस ग्रुप में बैठे हैं या तो उस ग्रुप में खड़े। अब बैठे भी है तो वर्टिकल टू द अर्थ है, खड़े भी है तो वर्टिकल टू, सोए है तो हॉरिजॉन्टल रहेंगे, और ग्रुप में कोई सोते नहीं। तो ये सब चीजें बातें ख्याल में रखना। तो कॉलम यानी हमारा वर्टिकल है, ग्रुप जो हमारे वर्टिकल है, इसलिए वर्टिकल जो रहते हैं वो कॉलम होते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो रहेंगे अपने वो रो रहेंगे। ख्याल में? तो इसलिए पीरियड एंड रो हैविंग द सेम फिगर, कॉलम एंड ग्रुप आल्सो हैविंग द सेम फिगर नाउ इन अ डेज, बट बिफोर आईयूपीएसी मोस्लेज एंड द मेंडेलियस हैविंग द डिफरेंट फिगर। तो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मालूम चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड 7 रो और 18 कॉलम और 16 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू मेंडेलियव। कॉलम 18 है बट ग्रुप 16 है। मोस्टली में भी वही 7 पीरियड 7 रो 18 कॉलम 16 ग्रुप्स। और अब यहां पे फिक्स कर दिया इन्होंने 7 7 18 18, यहां पर भी 7 7 18 18।
आज की डेट में हम IUPAC का फॉलो करते, बाकी का नहीं। इसी में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया था कि मोस्टली और मेंडेलिव के मुताबिक कॉलम एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट, बट पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मॉडर्न और IUP के हिसाब से नाउ दे आर सेम। लेकिन हमारे लिए ख्याल में रखना, आज भी मोस्टली और मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मॉडर्न एंड IUPAC टू अंडरस्टैंड। मेंडेलिव ने जो एलिमेंट अरेंज किए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक वेट के बेसिस पे उसने अरेंज किया था। मोस्टली हैज अरेंज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर, एंड इसने एलिमेंट किए थे मास नंबर के मुताबिक, और इसने किया था एटॉमिक नंबर के मुताबिक। And Mendelius placed the element in the modern periodic table as per their increasing mass number or atomic weight, and mostly placed the element in the periodic table according to their increasing atomic number. तो ये फिगर्स आपके पास लिख लो ताकि अपने को जो भी कभी प्रॉब्लम आए तो अपन सॉल्व कर सकें। ओके, चल तो अब अपन एक रफ डायग्राम ऑफ पीरियोडिक टेबल कर लेते हैं। अब पहले समझ लो कैसे ड्रा करना है। तो जो वर्टिकल है वो कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल है वो रो। तो ये एक हमारा पहले यहां पे हमने कॉलम ले लिया, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम ये सेम हाइट और सेम विड्थ के रहते हैं, सेम हाइट एंड सेम विड्थ। सेकंड कॉलम की हाइट थोड़ी कम रहती है लेकिन विड्थ सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे इसकी 5 टाइम्स होती है और बीच में एक लॉन्ग पल्ला, एंड दिस इज द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। तो ये ग्राफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम हैविंग द सेम हाइट सेम वेट, सेकंड एंड लास्ट बटन हैविंग द सेम हाइट बट डिफरेंट वेट, एंड बीच में यहाँ पे डिफरेंट वेट। और फिर एक नीचे हमारी पट्टी रहती है, वो पट्टी अलग से रहती है, लेकिन ये अलग नहीं है, इसी में भी एलिमेंट स्टडी किए जाते हैं लाइक दिस। ये अलग नहीं है। फॉर आवर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर आवर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर सेपरेटिंग द एलिमेंट्स हियर। अब रहा सवाल, ये जो गैप है इसमें टोटल हमें 10 कॉलम चाहिए, आगे पीछे की लाइन इसमें 9 वर्टिकल कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें चाहिए 5, तो 4 वर्टिकल लाइन, 1 2 3 और 4। सो नाउ टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सो दीज आर द 18 कॉलम। तो ये है हमारा फर्स्ट रो। First row consists of only 2 columns. Second row consists of 8 columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Third column having also 8 row. And remaining fourth row having the 18 columns. 1, 2, 3 and 4. So this is the first row, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth row, seventh row. This is the row or period, and this is the group or column। अब मैं मेंडेलिव के हिसाब से भी लिखता और दोनों के हिसाब से। तो ये है फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये है हमारा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड 0 2।
ये है फर्स्ट बी, सेकंड बी, यहां से आता है थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, और ये तीन जो है वो 8 बी। और इसलिए देखो कॉलम 18 है अकॉर्डिंग टू मोस्टली एंड मेंडली, बट देयर आर हाउ मेनी ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, because the elements of these three column having nearly same property, so they are considered under one group. बट ये बाद में आईयूपीएससी ने मान्य नहीं किया कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, लेकिन अपन ने ध्यान में रखना कि ए ग्रुप कौन से, बी ग्रुप कौन से, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से हमें मालूम होना चाहिए। और फिर इन्होंने कहा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, देन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप्स। ओके, ये सब करो बाद में अपन देखते हैं। तो इसको बोला है, ये है हमारा एस ब्लॉक, ये सारे हैं हमारे डी ब्लॉक, और ये सारे हैं हमारे यहां से यहां तक पी ब्लॉक। सिर्फ ये पहला एलिमेंट जो रहता है वो एस ब्लॉक रहता है, और ये सारे हैं एफ ब्लॉक, और इसमें 14 एलिमेंट रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दिस इज द रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल टू ड्रॉ इट। एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, बट हमें मालूम होना चाहिए यू हैव टू ड्रॉ इट हाउ आई ड्रॉ इट, क्योंकि एक बार ये समझ में आया तो फिर फटाफट बाकी का अपन आराम से कर सकते हैं। ओके, तो उसके नीचे मीनिंग लिखो, ग्रुप नंबर ए, ब्रैकेट में लिखना 1 2 एंड 13 to 18, 1, 2 एंड 13 to 18, ये सारे ए ग्रुप है, अपने लिए मालूम होना। ओके, उसके मीनिंग लिखो नीचे, इट इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। It indicates total number of electron present in the valence shell. Meaning of group A, bracket में 1 2 and 13 to 18 indicates total number of electron present in the valence shell. जैसे यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट ए में जितने भी जने रहेंगे इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ए में जितने भी इनके सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड ए में सबके वैलेंस शेल में 3, फोर्थ में सबके वैलेंस शेल में 4, फिफ्थ के सबके वैलेंस शेल में 5, सिक्स के सबके वैलेंस शेल में 6, सात के सबके वैलेंस शेल 8 बोलने का आज सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक्सेप्ट पहला एलिमेंट। अब यहाँ पे हमें 13 14 15 16 17 18 बोला, ये 1 छोड़ देना, लास्ट वाला डिजिट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। 13 बोले तो 3, 14 बोले तो 4, 15 बोले तो 5, 16 बोले तो 6, 17 बोले तो 7 और 18 बोले तो 8। और ग्रुप नंबर में अगर डिसाइड करना है तो किसी ने कहा कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज द 18 ग्रुप। एक आदमी ने बोला 5 इलेक्ट्रॉन है 15 ग्रुप एलिमेंट, 3 इलेक्ट्रॉन है 13 ग्रुप एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही, 3 है तो 3, सॉरी 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 से अपन करेंगे 13 14 15 16 17 18। अब ग्रुप बी, it indicates the total number of electron in last 2 shells. It indicates the total number of electrons in last 2 shells, bracket में complete electron of valence shell, complete electrons of valence shell
and electrons of d orbital of penultimate shell. Electrons of d subshell of penultimate shell. Complete electron of valence shell and electrons of d subshell of penultimate shell. सिर्फ d सबशेल के लेना है, s के नहीं, p के नहीं और f के भी नहीं, ओनली d के। जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये लास्ट 2 शेल के मिला के लास्ट शेल के पूरे प्लस पेनिट्रेट शेल में के डी में के इलेक्ट्रॉन कंसीडर हुए, डी सब शेल में के, एस में के नहीं, पी के नहीं और एफ में के भी नहीं। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी लास्ट 2 शेल के है, लास्ट शेल के कंप्लीट और पेनिट्रेट शेल में के डी सब शेल के। रो नंबर, इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। रो नंबर, इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ शेल्स। It indicates the total number of shells in an atom. जैसे फर्स्ट रो में है कि इनके पास सबके पास एक ही शेल है, सेकंड रो वाले के पास 2 शेल है, थर्ड रो वाले के पास 3 शेल्स है, 4 वाले के पास 4 शेल है, 5 वाले के पास 5 शेल है, 6 वाले के साथ 6 शेल है, 7 वाले के साथ 6 शेल है और एफ में भी है 6 और 7 शेल है। तो टोटल नंबर ऑफ एफ ब्लॉक में 6 और 7 रहते। 6 वाले को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड और 8 वाले को बोलते हैं हम एक्टिनॉइड्स। अब यहाँ पे एक और बात हमें मालूम है कि न्यूक्लियस है 1 2 3 4 5 6 जैसे भी है, n n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन। सो nth को बोलते हैं वैलेंस शेल, n-1 को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, n-2 को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट। और इसमें है एस, एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। तो ये भी लिख डालना है इसके मतलब कौन सा वैलेंस शेल है, कौन सा पेनल्टीमेट शेल है, कौन सा एंटी पेनल्टीमेट है और प्री पेनल्टीमेट है, वो भी आना चाहिए। अब हेडिंग नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें लिखो it is an element whose differentiating electron, it is an element whose differentiating electron in bracket last electron, differentiating electron and last electron, it is an element whose differentiating electron in bracket last electron bracket complete entered in S subshell of valence shell, yes subshell of valence shell, that is nth shell। और यहाँ जितने भी रहेंगे इनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सारे के सारा जितने इलेक्ट्रॉन उसमें से उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन यस सबशेल में जाएगा पक्का। वैलेंस शेल के ही वैलेंस शेल के ही यस सबशेल में जाएंगे। नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट, it indicates it is an element whose differentiating electron, it is an element whose differentiating electron, it is an element whose differentiating electron entered in, it is an element whose differentiating electron entered in p subshell of valence shell, p subshell of valence shell। so जैसे यहाँ पे इतने भी है, ये जितने भी रहेंगे इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में ही जाना है वैलेंस शेल के, ये क्लियर होना है। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज एन एलिमेंट हुज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, it is an element whose differentiating electron entered in D subshell of
d subshell of penultimate shell, that is n-1 shell. It is an element whose differentiating electron entered in the d subshell of penultimate shell, that is n-1 shell. अरे जो भी रहेगा तो लास्ट शेल के डी सबशेल में नहीं जाता है, उसका पेनल्टीमेट शेल के डी सबशेल में जाता है आखिरी इलेक्ट्रॉन. ओके, इसलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं. और यह ब्लॉक एलिमेंट, it is an element whose differentiating electron, that is last electron, it is an element whose differentiating electron, that is last electron, entered in F subshell of F subshell of anti-penultimate, that is pre-penultimate shell, anti-penultimate, that is pre-penultimate shell, that is n-2 shell, that is n-2 shell. अरे इलेक्ट्रॉन जो है तो लास्ट शेल के एफ में नहीं जाएगा, पेनल्टीमेट शेल के एफ में नहीं जाएगा, उसका एंटी पेनल्टीमेट शेल के एफ में जाएगा. अरे टोटल शेल n होगा तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है n-2 f शेल में जाएगा, प्री पेनल्टीमेट के एफ सब शेल में जाएगा. तो ये ध्यान में रखना है. तो ये हो गए उसके ब्लॉक नेचर, ग्रुप नंबर, ये इसका डिटेल बाकी का अपना कल देखेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.